करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो हर सोमवार को ग्रेस करुणा केंद्र का लेसन आता है आप उसे देखते होंगे और उसकी असाइनमेंट ग्रेस करुणा केंद्र के टीचर को जोड़ भेजते होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube ग्रेस करुणा केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे ग्रेस करुणा केंद्र के YouTube को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम एक नया लेसन के साथ आए हैं और ये नया लेसन है कि हमें किस प्रकार प्राथमिक उपचार करना है। यदि आपको चोट लग जाए या आप खेलते समय आप चोटिल हो जाएं, किस प्रकार हम प्राथमिक उपचार के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं या जिनको चोट लगा है उनको हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ इस प्राथमिक उपचार को बताने के लिए डॉक्टर बोनलता हैं, जो हमें सिखाएंगे कि किस प्रकार हम चोटिल से रिकवर हो सकते हैं। यदि हमारी हड्डियां टूट चुकी है तो कैसे हम प्राथमिक उपचार करें, तो आज हम डॉक्टर के द्वारा सीखेंगे। चलिए आज हम सीखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बोनलता हूँ। आज मैं आपके सामने फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताने आई हूँ। आप अपने ज़िंदगी में, जीवन काल में ज़रूर ऐसे अवस्था में आए होंगे ज़रूर जब कोई फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ी है। और फर्स्ट एड का मतलब आप समझते होंगे किन किन अवस्थाओं में दी जाती है। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट एड क्या है उसका डेफिनेशन बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट एड का मतलब है किसी भी घायल व्यक्ति, चोटिल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले जिन प्रक्रियाओं को हम उपयोग करते हैं उसकी जान बचाने के लिए या उसको जल्द से जल्द आराम पहुंचाने के लिए हम जो भी उपयोग करते हैं, प्रक्रियाओं को उपयोग करते हैं, उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। और फर्स्ट एड ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब सामान हो। कई बार आप ऐसे समय पे आपको फर्स्ट एड की किसी को देने की ज़रूरत पड़ सकती है जहां आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो आपके आसपास रखे हुए जो भी वस्तु हो उसी का उपयोग करके उसके जान को बचाने या उसको जल्द से जल्द आराम पहुंचाने के लिए आप जो उपयोग करते हैं उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसके बारे में मैं थोड़ी से आपको विस्तार में बताती हूँ। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, मैंने ये सब सामान बाहर रखा है। सबसे पहले साफ़ करने के लिए, घाव को साफ़ करने के लिए ये डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है। इसे हम सोप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन का एक शीशी हो, ये ना हो तो कोई बात नहीं, साफ़ पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पिरिट, हैंड सैनिटाइज़र अब तो हम सबके पास रहता है। ये कैलेमाइन लोशन है, जब भी किसी चीज़ से अगर जल जाता है तो त्वचा पर कैलेमाइन लोशन लगाने से ठंडक पहुंचती है जल्दी से। ये आयोडीन लोशन है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है। ये चिपकाने वाला टेप है। बैंडेड आप सब लोगों को पता है। ये मैंने कुछ बैंडेजेस रखे हैं, पट्टियाँ। ये स्टेराइल गॉज है। स्टेराइल का मतलब है ये बिल्कुल साफ, बीजाणु मुक्त है। रुई, मास्क, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ये पैराफिन गॉज मैं अपने पास इसलिए रखती हूँ, जब जलता है तो जो जलने वाला जो घाव होता है उसमें चिपक जाती है, तो ये पैराफिन गॉज है। और ये एक बड़ा सा कपड़ा है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं बाद में आपको और बताऊंगी। फर्स्ट एड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब तक हम फर्स्ट एड देते हैं, मीनवाइल हमें ये इस चीज़ का व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, या हमारे आसपास कोई हो तो हम हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो भी उपाय हम ले सकते हैं उसे लें। ये सब हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, आप ये सब वहीं तक
करते हैं जहाँ तक आप कर सकते हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम सब लोग डॉक्टर नहीं हैं, तो डॉक्टर के पहुँचने से पहले जो जो हम इस्तेमाल खुद कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आज। आइए हम जाने, हम जो डे टू डे लाइफ में कभी चोट लग जाती है, हम बाहर चले गए, सड़क पे हम साइकिल चला रहे थे, गिर गए, या खेल रहे थे, हमारे पाँव छिल गया या घुटने छिल गए या चोट लगी, छोटी मोटी चोट, और उन चोटों में हम कैसे इन सब फर्स्ट एड किट में जो चीज़ें हैं किस तरह से हम इस्तेमाल करें, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दें। हमारे साथ अभिषेक है, वो हमें वॉलंटियर करेंगे। मान लीजिए चोट लगी और खून बहा, अभिषेक के हाथ में खून बह रहा है, मान लीजिए चोट लगकर, ये भी मामूली चोट है, ये इसका हम आराम से इलाज कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा बह रहा है खून, तो हम हेल्प के लिए किसी को बुलाएं। और मीनवाइल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना हाथ धोएंगे, साबुन से हाथ धोकर आए हम। और अगर हमको जल्दी है, हमने फ़र्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया, तो ये जो एंटीसेप्टिक लोशन है, लिक्विड है, ये साबुन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमने हाथ साफ़ कर लिया, फिर हमने ये रुई का ये थोड़ा सा रुई निकाल लिया और ये एंटीसेप्टिक लिक्विड से हमने उस घाव को अच्छे से साफ़ कर लिया। ठीक है, साफ़ करने के बाद हमने इस पे ये जो आयोडीन लोशन है उससे भी हमने थोड़ा सा क्लीन कर लिया। ये स्प्रे के साथ भी आ सकता है, बिना स्प्रे का आता है तो हम ये रुई ही से ही हम साफ़ कर सकते हैं। और फिर हमने ये एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है वो हमने लगाया। डायरेक्ट रुई लगाएंगे तो चोट पे वो चिपक सकती है, तो इसलिए हमने ये एक स्टेराइल गॉज इस्तेमाल किया है। स्टेराइल गॉज का मतलब है ये बीजाणु मुक्त गॉज है। ये हमने ये लगाया और पट्टी हमने, और स्थिर बने रहे। और जिसको चोट लगी है, वो छोटा बच्चा हो तो वो रो सकता है, तो उसे उसका हिम्मत बढ़ाए, ढांढस दे। और ये रुई का पट्टी कैसे लगाना है वो हम बताना चाह रहे। इस तरह से लगाए, ऐसे लगाएंगे ना रुई आपके हाथ से गिर जाएगी, तो ये यूं रखें, ये यूं रखें और फिर आप पट्टी लगा सकते हैं, थोड़ा टाइटली लगाएं। और अगर ज़्यादा खून बह रहा हो तो सबसे पहले आपने सफाई करके रुई जरा पकड़ना, ये चलिए इस तरह से हमने पट्टी लगाया और फिर अच्छे से पट्टी लगा के टाइटली हमने ये टेप से चिपका दिया। अभी तो हम अभिषेक को खड़ा करके रखे हैं, हो सके तो उसे एक कुर्सी पे या स्टूल पे बिठा ले ताकि वो डरे ना और घबराए ना, है ना। ये तो हुआ एक मामूली चोट का उपचार। अगर ज़्यादा खून बह रहा हो तो एक बड़ा कॉटन का बड़ा पैड लेके उसको ज़ोर से दबाएं। ये कुछ मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया है। इसको ज़ोर से दबा के रखें, देर तक दबा के रखें, करीब 5 मिनट तो दबा के ही रखें। और जब तक हम दबाएं हमारा दूसरी प्रक्रिया भी जारी रहना चाहिए, जैसे कि हम हेल्प के लिए बुलाएं। अगर आसपास कोई नहीं है तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करें कि हेल्प हेल्प, कोई आ जाए, या अस्पताल ले जाने के लिए जो भी उपाय करना चाहिए, किसी को कॉल करना चाहिए, वो सब हम प्रक्रिया जारी रखें। ठीक है। अब हम दूसरे एक सिचुएशन, जैसे जल गया हो, कब कब जल सकते हैं, आग लगने पर या भाप लगने पर, है ना, या इलेक्ट्रिक करंट लगने पर, या कोई हमारे ऊपर गर्म पानी या कोई भी केमिकल, उससे हमारे शरीर में
किसी भी जगह को घायल कर सकता है जलकर। तो जलने से क्या होता है, जलने से मतलब हमारे त्वचा जल जाती है, तो इसका भी डिग्री है। आप लोग अभी छोटे हो, मैं आपको डिग्री के बारे में ना बताऊं, पर जिस तरह से भी जल रहा हो, मान लीजिए पानी से या भाप से, अगर वैसा उन सब चीज़ों से जल रहा हो, तो आपको ये करना है कि उस जगह को ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए हम बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंपली नल का पानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पानी से हम उस घाव को ठंडा करें, ठीक है, और हम उसे साफ़ करें। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गहरा जला हो, मान लीजिए कुछ ऐसा जल जो कपड़ा भी चिपक गया हो, तो कपड़े जो चिपक गया हो उसे निकालने की हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर तो हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की ही उपाय करना चाहिए। मीनवाइल अगर ये घाव बहुत ज़्यादा जला हुआ नहीं हो तो ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी डालने के बाद उस जगह को सेम वही हम प्रक्रिया इस्तेमाल करें, ये एंटीसेप्टिक लिक्विड से उस जगह को साफ़ करें और कैलेमाइन लोशन लगाएं, उससे हमारे ये त्वचा को काफ़ी ठंडक पहुंचती है। हाँ, और कभी फफोले पड़ जाए या कुछ चमड़ी उसमें से, हमें उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ दें। और ज़्यादा हम क्रीम लोशन ये लगाने के चक्कर में ना पड़े। सिंपली आप घाव को साफ़ करके उस पर अच्छे से एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट खूब अच्छे से लगाएं, ताकि जो हम पट्टी करने जा रहे हैं वो चिपक ना जाए। और अगर आपके पास ये पैराफिन गॉज बाई चांस अगर आपने रखा हो तो ये इसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि वो जो घाव जब अगले बार ड्रेसिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो चिपकेगी नहीं। और उसी तरह से मैंने ऐसे ही पट्टी आप लगा सकते हैं। ये तो हुआ जलने पर अगर कोई चोट लगी हो। फिर दूसरी अवस्था है अगर हड्डी टूट जाए तो। हड्डी टूटने की लक्षण क्या है? हड्डी टूटने पर आपका वो जगह का सूजन आना, बहुत तेज़ दर्द होना हिलने पर, या उसका जो शेप है, हड्डी टूटती है तो वो शेप डी शेप हो जाता है, बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है, और तेज़ दर्द होना, ये सब। और हड्डी टूटने पर सबसे पहला काम हमारा ये है, अगर रक्त स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग रोकना। ब्लीडिंग रोकने का क्या उपाय है वो हमने आपको बताया। और उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को तुरंत स्थिर करें। मान लीजिए अगर हाथ की हड्डी टूट रही है तो उसे हम सपोर्ट दें जल्दी से। अगर ये हाथ टूटा है, इस हाथ की हड्डी टूटी है या इस हाथ की टूटी है, वो घायल व्यक्ति तो बहुत चिल्ला रहा होगा दर्द में, या एकदम सुन्न हो गया होगा, तो इसे दूसरे हाथ से सपोर्ट दे दें, सपोर्ट। और ये हम ऐसे एक जगह पे सपोर्ट देकर रखें, ठीक है। हमारे पास अगर फर्स्ट एड बॉक्स में हमने ये बड़ा कपड़ा, जो मैं उस वक्त बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी इस्तेमाल क्या है, अगर ये है तो ठीक है। अगर ये नहीं है तो जल्दी जल्दी जो हमारे घर का बड़ी सी चादर हो उसी को हमने ले लिया, जो पिलो कवर है उसको हमने काट के हमने एक बड़ा सा कपड़े का इस्तेमाल कर लिया हो, ठीक है। आपके पास जो भी, अगर आप बाहर हैं, आपके पास ये सब कुछ नहीं है और आप चाहते हैं कि उसके हाथ जो हड्डी टूट गई, यहाँ की हो या यहाँ की हो, टूट गई है, तो उसे सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। टूटे हुए हिस्सा को सपोर्ट देना और उसको स्थिर करना, इमोबाइल करना, ये ज़रूरी है। तो ये जो मैं कपड़ा अभी आपको दिखा रही हूँ, ये ट्रायंगुलर बैंडेज कहा जाता है। इसको हमने ट्रायंगुलर शेप में रख लिया है, ठीक है। फिर इसे हमने यूं रखा। इसे बहुत दर्द हो रहा है तो ये उठा नहीं पाए, तो हम ये हाथ को सपोर्ट देंगे और इसके हाथ से ऐसे कर, इसके नीचे से हम ऐसे ले जाएं। हमने ये सपोर्ट देके रखा है, ठीक है। तब तक ये पकड़ के रखेंगे ये अभी, क्योंकि ये तो वॉलंटियर कर रहा है, इससे तो चोट नहीं लगी है, इससे पता नहीं चल रहा है कि चोट क्या है। और इससे हमने ऐसे सपोर्ट देके रखा है,
ठीक है, और ये हमने यहाँ पे बांध दिया है। इस हाथ से बराबर वो अगला सपोर्ट दे रहा है। कोई और आपके साथ हो तो वो हेल्प कर सकता है। इसे हमने ऐसे रोल कर लिया। रोल करके यूँ रोल भी कर सकते हैं या इसे हम फोल्ड ही कर देते हैं। इसे सहारा देने की खास ज़रूरत है ना। आप तब तक ये पकड़ के रख सकते हैं ये, और इस पर आपने सेफ्टी पिन लगा दिया है। अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं और तरह के कभी जो सपोर्ट है वो स्लिंग के बारे में थोड़ा सा इसी बैंडेज से बताऊँगी। आपको चोट लगी है आप इसे सहारा दे के रखें। इसको यूँ कर लीजिए और ये यूँ यूँ। एक बार फिर दिखा दूँ, ये ऐसे लंबा हो गया, फिर आपने यूँ पकड़ा और यूँ किया। यूँ करने पे आपका ये एक स्लिंग बन गया। ये तो हुआ हाथ में अगर हाथ की अगर हड्डी टूटा है। और अगर ये सब आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपना शर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि इसको सपोर्ट देना। और अगर पैर की हड्डी टूटी है तो वो व्यक्ति तो लेटा ही रहेगा क्योंकि उसे इतना दर्द होगा। तो उसे आप सीधा लेटाए, और आपके पास अगर कोई लकड़ी हो, लकड़ी का पट्टा हो, 2 लकड़ी का पट्टा, और अगर आप सड़क पे जा रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई लकड़ी वकड़ी मिल जाएगी थोड़े से हार्ड, तो उसे पैरों के दोनों तरफ जिस हिस्से में टूटा है उस तरफ रख के उसको पट्टी से बांध देना है तो वो स्थिर हो जाए। अक्सर ऐसा भी समय आपने देखा होगा जब कभी अत्यधिक गर्मी होती है या किसी ने नाक पे घुसा मारा या नाक के बल, मुंह के बल गिरे तो नाक से खून बहे हुए, तो उस वक्त आपको क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं है। आप एक जो भी घायल है, अगर आप भी है खुद या आप जिसको जानते हैं जिसका खून बह रहा हो नाक से, नकसिर फूटना जिसको कहते हैं, उस व्यक्ति को तुरंत बिठा दे, लेटा ना दे, उसे बिठाए और स्थिर रहने दे और थोड़ा सा आगे झुक जाए। और फिर अपने अंगूठा और ये जो इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली जो है, उससे नाक दोनों को ज़ोर से दबा के रखें। मुंह ना दबाएं, नहीं तो सांस कहाँ से लेगा। और उसे 5 मिनट तक आप दबा के रखें। सिर में पानी या ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप उसे नाक को दबा के रखें 5 मिनट तक। और फिर देखिए रुक गया कि नहीं रुका है। नहीं रुका है तो और 5 मिनट आप उसे दबा के ही रखें। और जब तक आप ये दबा रहे हैं तब तक आप आवाज़ दें, जो भी आसपास है या दूर है उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दें और हेल्प के लिए बुलाएं। और अक्सर ये अपने आप रुक जाती है, आप फिर उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर ये 10 मिनट तक भी ना रुके तो आप इसे उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाने का उपाय करें। ये तो हुआ अगर नकसीर फूटता है तो। और अक्सर ये भी हुआ है कुत्ता काट लेता है या बंदर या बिल्ली या कोई जानवर अगर काट ले तो क्या करना चाहिए? कई लोग उससे हल्दी रगड़ते हैं, कहते हैं कि चूना रगड़ लिया, कुछ ऐसे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा विकल्प है कि आप उस घाव को, मान लीजिए हाथ में या कहीं भी किसी जानवर ने काटा, वो जो व्यक्ति है वो तो खुद ही बता देगा कि किस चीज़ ने काटा है। तो उस हिस्से को, जो घाव को अच्छे से साबुन से उसे धोना चाहिए। बहुत ज़ोर से रगड़ के नहीं। कोई भी आप यही फर्स्ट एड बॉक्स खोलिए, रुई लीजिए और यही सेम
प्रक्रिया मैं बताने जा रही हूँ। डिसइंफेक्टेंट लिक्विड जो है उससे आप रुई को भिगो के उसको अच्छे से उसे धोना है। ये मेन काम है, अच्छे से साफ़ करना। अगर बहुत ज़्यादा गहरा घाव है, काटने पर अगर खून बह रहा हो तो वो थोड़ी देर आप उस खून को बहने दें, ताकि वो अगर वो डॉग अगर इन्फेक्टेड है, आपको पता है डॉग बाइट या एनिमल बाइट से क्या बीमारी होती है, वो रेबीज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो वो वायरस होता है, एक्चुअली वो रेबीज़ जो है वो वायरस है। वो अगर हमारे खून के नसों में अगर चले जाए तो वो बीमारियां कुछ करती है, उसके बारे में आपको हम कभी और बताएंगे। फ़िलहाल आप उस घाव को अच्छे से धोएं। अगर ये नहीं है तो साबुन पानी से धोएं, धोना बहुत ज़रूरी है। और रक्तस्राव को पहले तो कुछ थोड़ा बहने दें, और अगर ज़्यादा बह रहा है तो वही प्रक्रिया आप अपनाएं जो पहले मैंने बोला था, ब्लीडिंग को रोकना। रुई या इसको अच्छे से देर तक दबाएं और बस अस्पताल ज़रूर जाए, क्योंकि इसमें आपको वो इंजेक्शन, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये हुआ अगर कोई जानवर ने काटा। अगर कोई कीड़ा ने काटा, जैसे बी स्टिंग या वास्प, उसमें अगर आपको काटा तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके काटने से सूजन और जलन बहुत होती है। दर्द तो होता है, साथ में जलन बहुत होती है। तो उसमें आप फिर से वही प्रक्रिया करें, साफ़ करें डिसइंफेक्टेंट से, स्पिरिट से आप साफ़ कर सकते हैं, स्पिरिट से। अच्छा, पहले भी जो चोट लगी थी उसमें हम ये नॉर्मल सलाइन भी करते हैं साफ़ करने के लिए। अगर ज़्यादा घाव बहुत ज़्यादा मैला हो गया हो तो हम नॉर्मल सलाइन से साफ़ करते हैं। और ये अभी जो बर के काटने से जो चोट हमें लगती है, उसमें हम आइस का ठंडक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठंडक हम उसमें लगाएं और फिर अगर उसमें सूजन वगैरह आ गया 10 मिनट में वो ठीक भी हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर ठीक ना हो तो फिर हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत है। और अगर आपको वो डंक दिखाई दे रहा हो, बी का डंक दिखाई दे रहा हो, तो अगर आपके पास फोर्सेप्स है या किसी भी चीज़ से जो भी अगर आप डंक दिखाई दे रहा हो, अगर निकाल सकते हैं, उस डंक को बाहर निकालें और उसे पट्टी की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ठंडा पट्टी करें, उसमें आइस का फोमेंटेशन करें। कभी कभी आँख में भी चोट लगती है, जैसे कुछ गिर जाए, हम कुछ साफ़ कर रहे थे या कभी केमिकल या कुछ भी गिर सकता है आँख में, तो तब हम क्या करें, हम पलके बहुत वो करते हैं और रगड़ने लगते हैं, वो सही नहीं है। अगर कोई टुकड़ा हो, रगड़ने पे हम आँख में ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। खुजली तो होती है, तो फिर तुरंत हम आँखों को ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से हम धोएं। 10 से 15 मिनट तक हम आँख को धोते रहें और उसी दौरान हम बताएं और को अपने आसपास को बताएं कि हमें ये आँख में कुछ गिर गया है। अगर हमें मालूम है कि क्या गिरा है तो उस चीज़ को हम ज़रूर रखें, पास रखें या बताएं कि हमारे ये आँख में ये गिरा है, ताकि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हम अपने डॉक्टर को बता सकेंगे, उस हिसाब से फिर इलाज होती है। तो आँख में कुछ भी गिरने से पानी से धोना है, ना कि रगड़ना है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं सांप के डसने से क्या हो सकता है। वैसे तो हम लोग सब शहर में रहते हैं, तो सांप पर आजकल सांप भी सब आ गए हैं, शहरों में भी कभी कभी हो जाती है। ज़्यादातर सांप के डसने से वो विषैला नहीं होता है, बस हम डर जाते हैं, हम शॉक में आ जाते हैं कि सांप ने डस लिया। सांप डसने का लक्षण क्या होंगे, दांत के निशान, उसके पॉइंट्स के निशान होंगे, फैंग्स के निशान पड़ते हैं उस जगह पर, वहाँ पे लाल हो जाती है या सूजन आ जाती है या कभी कभी नील भी पड़ सकती है ना, और तेज़ दर्द भी हो सकता है और कभी कभी सुन भी हो सकता है। तो ये सांप काटने का लक्षण है। सांप के काटने, और अगर कोई विषैला सांप ने काटा है तो
अलग अलग सांप के डसने से अलग अलग तरीके का हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है। जैसे अगर कोई कोबरा ने काटा तो उससे हमारे नसों को फ़र्क पड़ता है। नस मतलब नर्व्स, है ना। उससे हमारे जैसे धुंधलापन दिखना, बेहोश होना, या कोई हिस्सा, कोई भी हमारे शरीर का कोई हिस्सा सुन पड़ जाना, या उसे कहते हैं पैरालिटिक हो जाना, या सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये कोबरा के सांप के डसने से होता है। और अगर वाइपर वाला सांप का डसता है तो उससे हमारे जो ब्लड वेसल्स होता है उसको नष्ट करता है। तो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट एड है उसमें यही है कि हम उस जगह को, जहाँ भी सांप ने डसा है, हाथ या पैर जहाँ भी डसा हो, उसे हम साबुन से अच्छे से धोएं, साबुन से धोएं, और उसे हम उस पर ठंडक का सिकाई करें। जैसे बर्फ़ की सिकाई हम कर सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई नहीं हो तो कम से कम पानी का ही सिकाई करें, और इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने का व्यवस्था करें। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा कि किस प्रकार आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं यदि हाथ कट गई हो, या चोट लगी हो, या फिर कहीं जल चुकी है, तो आपको पता है आप कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। आपने डॉक्टर बॉनलता के द्वारा सीखा है। तो यदि आप प्राथमिक उपचार करते हैं घर में रहते हुए, लेकिन याद रखें आप जरूर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें और हॉस्पिटल जाएं, ताकि आप पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करें। ये पार्ट 1 था। हम आने वाले सप्ताह फिर से पार्ट 2 में देखेंगे कि किस प्रकार यदि बेहोश हो जाए या फीवर आ जाए, कैसे हम उस व्यक्ति को रिकवर कर सकते हैं। हम ये पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहें, स्वस्थ रहें।